तो इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो हम लास्ट वीडियो में हम देखे थे, उसमें एक टेस्ट ट्यूब लिया था, उसमें ब्लड डाला था और उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद थ्री लेयर्स हमें अपने को देखने को मिले। सबसे पहला लेयर जो है, सबसे ज़्यादा कंटेंट में हमें प्लाज्मा देखने को मिला, जो हम लास्ट लेक्चर में हम डिटेलली पढ़ लिए थे। और सेकंड बाकी के दो लेयर्स, एक बफी लेयर बना था और एक 45% ऑफ इरिथ्रोसाइट्स बना था। और उस बफी लेयर में क्या क्या प्रेजेंट है? प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड इरिथ्रोसाइट्स। और उन सब को, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को मिलाकर हम बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। ओके, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इरिथ्रोसाइट्स, और ये वीडियो डिटेल में होने वाला है इरिथ्रोसाइट्स ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी। और कुछ डिटेल कुछ मतलब आउट ऑफ द सिलेबस जाना हो, कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ कंसेप्ट्स मैं समझा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले इरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी भी बोलते हैं। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स। ओके, ये एबिडेंट सेल्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब जितने भी सेल्स हैं इन सारे सेल्स में सबसे ज़्यादा कौन से प्रेजेंट होते हैं? इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? 5 to 5.5 मिलियन पर mm3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर एनी एग्जामिनेशन, फॉर एनी क्लिनिकल पर्सपेक्टिव। और कुछ तुम कोई रिपोर्ट चेक कर रहे हो, उसमें भी ये वैल्यू बहुत काम आने वाला है। ओके, और आरबीसी जो होता है, आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। ये है अपना आरबीसी। ओके, ये अपना आरबीसी बीच में से पतला होता है और साइड से थोड़ा मोटा होता है। ओके, और इसको हम ऐसे देखा जाए, साइड में पूरा रेड होता है, सेंटरली थोड़ा पेल होता है, पेल। ओके, यहाँ पे ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? नाम हाई गया तो हीमोग्लोबिन के वजह से ही रीज़न फॉर द अपीयरेंस ऑफ रेड ऑफ ब्लड रेड क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि एक प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऑफ आयरन प्लस ग्लोबिन, इन दोनों का मिलने के वजह से हमें मिलता है ग्लोबिन। ओके, और इरिथ्रोसाइट्स, ये आरबीसी जो होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। एनसीईआरटी में यही वर्ड दिया, इसीलिए मैं यही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है ये डिवाइड नहीं होंगे। बट बनेंगे कैसे? ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे जैसे नॉर्मल सेल डिवाइड होते हैं। तो बनते कैसे? ये अडल्ट स्टेज में फॉर्म्ड फ्रॉम रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहाँ होता है? बोन्स के अंदर होता है, लॉन्ग बोन्स, बहुत सारे बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और वो बोन मैरो के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। उन सेल्स से ये इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये सारे बनते हैं। और इरिथ्रोसाइट्स बनने के जो प्रोसेस को बोलते हैं, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोएसिस मतलब इरिथ्रोसाइट्स का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स और प्रोडक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स। और इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज। मतलब 120 डेज ये मस्त जिएंगे। उसके बाद ये अपने ग्रेवयार्ड के पास ग्रेवयार्ड क्या, कौन सा है? ग्रेवयार्ड। इसका ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ पे जाके मर जाता है। ग्रेवयार्ड कौन सा है? स्प्लीन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जामिनेशन। ओके, स्प्लीन के पास ही क्यों मर जाते हैं? ओके, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। स्प्लीन के अंदर जो कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज मतलब ब्लड वेसल, स्प्लीन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट होता है। इतने माइन्यूट होते हैं कि समझ लो ये स्प्लीन के ब्लड वेसल्स हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि उसके अंदर आरबीसी जो है वो फंस नहीं पाता है। और जो नए आरबीसी होते हैं, जो नए अभी बने हुए आरबीसी होते हैं, उनका साइज़ जो है नॉर्मल होता है। बट जो जैसे जैसे आरबीसी का एज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो 120 डेज़ के पास जाते रहते हैं, तो उनका जो साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है, वो और पतला होता जाता है।
मतलब ऐसे ऐसे हिलता जाता है आरबीसी अपना स्ट्रेंथ खो बैठता है। तो तब स्प्लीन से वो आरबीसी गुजरता है उस नैरो कैपिलरीज के थ्रू, तब नॉर्मल आरबीसी जो आराम से निकल जाएंगे। बट जो बड़े आरबीसी जो होते हैं, वो जो ओल्ड आरबीसी वो इसके अंदर घुस के निकल नहीं पाते। तब क्या हो जाते हैं, वो आरबीसी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओके, वो आरबीसी यहाँ टूट जाते हैं। आरबीसी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी टूट जाता है, टूट के हीमोग्लोबिन, उसके अंदर का हीमोग्लोबिन किस में टूट जाती है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, दिस इज अ आउटर नॉलेज। ओके, तो हीमोग्लोबिन दो में टूट जाते हैं, एक तो हीम ग्रुप और एक ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो बॉडी रीयूज कर देता है, रीयूज करके वो जो नए आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स बनेंगे वहाँ यूज कर लेता है। एंड हीम जो है वो आयरन एंड पोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है। फायरिन, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर, बट आयरन में कन्वर्ट होकर ये रीयूज हो जाता है। ओके, रीयूज, आयरन भी वापस रीयूज हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द आरबीसी। एक चीज़ मैं मिस कर गया, जैसे कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना होता है, एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी ह्यूमन बींग में कितना होना चाहिए, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर इससे कम हुआ तो एनीमिया डेवलप हो सकता है। और अगर हम इसके एनीमिया के बारे में पढ़े, एक इंपॉर्टेंट एनीमिया है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा अल्टर्ड हो जाता है। ये हम जेनेटिक्स में देखेंगे उसमें। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द एरिथ्रोसाइट्स। ओके, क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखो और नोट डाउन अच्छे से करो। थैंक यू।